नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पौड़ी में बादल फटा है और बादल फटने का असर यह हुआ है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। ये गंभीर खबर उत्तराखंड के पौड़ी से आ रही है। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या खबर है दिलीप? पावो ब्लॉक, पौड़ी का पावो ब्लॉक है, उसके मरखाली एरिया के अंदर ये घटना घटी है। एक बादल फटा है जिसकी वजह से 5 मकान जो है वो जमींदोज हो गए हैं। पूरा पानी से लबालब हो गए थे, पूरा मलबा उसमें आ गया था। इसका नतीजा ये निकला कि 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका रही और उसके बाद में 5 लोग इसमें अभी तक मर चुके हैं। 2 महिलाओं की इनफेक्ट बॉडी निकाल ली गई है। सही दिलीप, बादल फटने के बाद बहाव तेज हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा आता है। क्या कोई ऐसी खबर भी है दिलीप कि लोग लापता हैं और क्या घरों को भी नुकसान इस घटना में फटना हुआ है? दिलीप, देखिए 5 घर बताए जा रहे हैं कि 5 घर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, बाकी 5 लोग अभी उसमें दबे हुए हैं, ये बताया जा रहा है, जिसमें से 2 लोगों की बॉडी निकाली गई है। बात अगर हम प्रशासन की करें तो प्रशासन की एक टीम मौके पर वहां गई है, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का वो अभी तक पहुंच नहीं पाया है। आसपास का जो एरिया है, जो आसपास के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस घटना से निपटने के लिए। सही। और इस वक्त क्या खबर है? मौसम को लेकर क्या जानकारी है? क्या ये बादल फटा है? मौसम वहां पर कैसा है? इन तमाम बातों की और जानकारी दिलीप हम आगे आपसे लेंगे। इस बारे में और जानकारी आप जुटाइए। बहुत धन्यवाद। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही थी। पौड़ी में बादल फटा है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:30 बजे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आधे हिंदुस्तान में बाढ़, भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। तो 9:30 बजे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। फिलहाल खबरदार की आज की हम खबर पर लौटते हैं। आज बलूचिस्तान की बेटियों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मोदी भाईजान मान लिया है और अब वो पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में अपने मोदी भाईजान से मांग रही हैं मदद। आज खबरदार में सबसे पहले हम बलूचिस्तान की इन्हीं बेटियों की आवाज उठाएंगे ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके कि पाकिस्तान में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर पाकिस्तानी सेना कैसे डबल अत्याचार करती है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रही स्टूडेंट लीडर करीमा बलोच ने आज तक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भावुक अपील की है। करीमा बलोच इन दिनों कनाडा में निर्वासित जीवन बिता रही हैं और वहीं से बलूचिस्तान की आजादी का संघर्ष भी कर रही हैं। वो आज पूरे बलूचिस्तान की बेटियों की आवाज बनकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म और सितम का सच बता रही हैं और मोदी भाईजान से बलूचिस्तान की आजादी की मदद की गुहार लगा रही हैं। बलूचिस्तान की बेटियों की जुबानी आप पाकिस्तान के अत्याचार की कहानी सुनेंगे तो हिंदुस्तानी होने के बावजूद आपको अपने दिल में बलूचिस्तान के लिए दर्द का अनुभव होने लगेगा। पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है,
मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। पाकिस्तान के जुल्म सितम के शिकार बलूचिस्तान को अब हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं। बलूचिस्तान की हर बेटी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में मोदी भाईजान दिखते हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। करीमा बलोच, युवा बलूच स्टूडेंट लीडर, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ और बलूचिस्तान की आजादी के हक में आवाज बुलंद कर रही है। आज तक पूरी दुनिया में बलूचिस्तान की इस बेटी की आवाज बना है। करीमा, स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आपने संदेश भेजा है रक्षाबंधन का, हिंदी में, गुजराती में, क्या सोचकर भेजा? जी मेहरबानी, एक तो मुझे अपने शो में दावत देने के लिए, और दूसरी बात बलूचिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आर्मी वालों ने बलूच स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, उनको हज़ारों की तादाद में उठा के ले गई हैं। तो बलूचिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि बलूचिस्तान की बहनें आए रोज़ सड़कों पे अपने भाइयों की बाजियाबी का मुतालबा किए उनके लिए प्रोटेस्ट करती हैं पाकिस्तानी आर्मी और ISI के खिलाफ के अगर उनके भाई या उनके प्यारे जो हैं उनको उठा के गायब किया गया है आर्मी वालों ने, ISI वालों ने, तो अगर वो मुजरिम हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश करके उन पे केस चलाया जाए। उनकी डिमांड भी इतनी है कि उनको अदालतों में पेश किया जाए, जैसे कि पाकिस्तान का अपना उसकी जो कानून बनाई गई है शुआब के लिए, उसको तो फॉलो करना दूर की बात है। आज तक पर करीमा बलूच पूरे बलूचिस्तान की बेटियों की आवाज बनी। उनकी कही एक एक बात बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार का एक एक शब्द बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की इन तस्वीरों को बयां कर रहा है। अब बलूचिस्तान की बहनों को और पाकिस्तान की लगाई आग में जलते बलूचिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएं। करीमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत से क्या चाहती हैं? आपकी क्या इच्छा है? देखिए, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया में, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही एक जमहूरी और हकूक़ के स्ट्रगल की अहमियत जो है उसको समझती है, क्योंकि इंडिया ने खुद स्ट्रगल किया है, खुद सफ़र किया है, खुद इस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। तो उसको बेहतर पता होगा कि किसी को अगर कॉलोनी बनाया जाए और उसके ज़मीन पे जबरन कब्जा किया जाए तो उस ज़मीन की और उस ज़मीन के लोगों की कंडीशन क्या होगी। न सिर्फ हम इंडिया से बल्कि हम तमाम दुनिया के तमाम इदारों से हम यही चाहते हैं, और हम नरेंद्र मोदी से और इंडिया से हम ये चाहते हैं कि वो, जैसा कि मैंने पहले अपने पैगाम में कहा था, कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये हमारी आज़ादी की तहरीक है। हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जितने भी कम वसाइल हों हमारे पास, हम उनके साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जो हमारा है। लेकिन हमें उन लोगों की, हमें इंडिया की और हमें दूसरे जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं, जो इंसानी दर्द रखते हैं, उनसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारी आवाज़ बुलंद। बलूचिस्तान को अगर पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का सौतेलापन बलूचिस्तान के लोग रोजाना झेलते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सरेआम बलूचिस्तान की सड़कों पर आए दिन दिखती हैं, लेकिन वो तस्वीरें तो बाहर आ नहीं पाती जिसमें पाकिस्तानी सेना की गुंडागर्दी की इंतहा होती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान की जेलों में रोजाना 10 कैदी टॉर्चर की वजह से मारे जाते हैं। बलूचिस्तान की इस बेटी को भी अब मोदी भाईजान से मदद की उम्मीद है। सुनिए, पाकिस्तानी फौज ने उसके पिता के साथ हैवानियत की कैसी हदें पार की।
जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे। इसलिए बस वो कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगें बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की कहानियां बिखरी पड़ी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान हर रोज जुल्म की नई इबारत लिखता है और अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान बेपर्दा हो चुका है। अब बलूचिस्तान की बेटियां मोदी भाईजान को रक्षाबंधन का वास्ता देकर उन्हें बचाने की गुहार लगा रही हैं। Balochistan, what people of Balochistan are suffering. We hope that you will raise this issue in coming September in UN session, and we are with you. And we people of Balochistan and Baltistan and Pakistani occupied Kashmir, we all thank you. क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसानियत की रक्षा करने में हिंदुस्तानी कभी पीछे नहीं हटा। आज बलूचिस्तान को हिंदुस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बलूचिस्तान की बेटियों की मोदी भाईजान से भावुक अपील आपने सुनी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म सितम की गवाहियां भी सुनी, जिन्हें दबाने के लिए पाकिस्तान हर पात्रा अपनाता है, फिर चाहे पाकिस्तान को इसके लिए निर्दोष बलूच लोगों का कत्लेआम ही क्यों न करना पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 तक बलूचिस्तान में 18,000 लोगों का अपहरण किया गया और इनमें से 2,000 लोगों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान सरकार ने 2005 में माना था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने 4,000 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया था ताकि आज़ादी की आवाज़ को दबाया जा सके। 2011 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे दस्तावेज जारी किए जिससे साबित होता था कि पाकिस्तानी सेना ने 100 बलूच लोगों की हत्या कर उन्हें दफना दिया। बलोच रिपब्लिकन पार्टी का दावा है कि साल 1999 से 2015 के दौरान 20,000 से ज्यादा बलोच लोग गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी पाने की लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी है और मोदी भाईजान से इस लड़ाई में उनका साथ देने की गुहार लगाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसानियत की रक्षा करने में भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है। ज्यादतियां करना तो कोई पाकिस्तान से सीखे। ऐसा लगता है कि ज्यादतियां करने में पाकिस्तान ने पीएचडी की हुई है। अब आपको बदनीयत पाकिस्तान की एक और हकीकत के बारे में आइए बताते हैं। मुसलमानों के बाद हिंदू ही पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी कौम है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में 35 लाख हिंदुओं की शादियों को मान्यता, कानूनी मान्यता पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसका असर यह होता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के पास शादी का कोई कानूनी सबूत नहीं होता। शादी का कानूनी सबूत न होने की वजह से सरकारी पहचान पत्र बनवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हिंदू शादीशुदा जोड़ों से शादी के सबूत के नाम पर पुलिस द्वारा सताया जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई शादीशुदा हिंदू लड़की अगवा हो जाती है और पुलिस उसके पति से शादी का सबूत मांगती है। पाकिस्तान के अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जन्म के वक्त अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि पाकिस्तान में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता दिलवाने में पाकिस्तान को 69 साल लग गए। अब पाकिस्तान में पहली बार हिंदू मैरिज बिल संसद में पास हुआ है, जिसका कानून बनना भी अभी बाकी है। इस हिंदू मैरिज बिल के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू लड़के लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम से कम 18 साल रखी गई है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 6 महीने की कैद, 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। शादी रजिस्टर न करवाने पर 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी अब पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को पहली बार कानूनी मान्यता मिलने वाली है, लेकिन इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सख्त ऐतराज है। आज तक ने पाकिस्तान के हिंदू मैरिज बिल से जुड़े हर पक्ष का विश्लेषण करने के लिए पाकिस्तान के विशेषज्ञों की राय भी ली। आप सब
मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए इस मुल्क पाकिस्तान में आपका ताल्लुक और किसी भी मजहब खास या अकीदे से हो, मुमलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान जिन्हें कायदे आजम कहता है, उन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में अपने सपनों के पाकिस्तान से दुनिया को रूबरू कराया था। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने कायदे आजम की उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब रहा? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी हिंदू आबादी को शादी का कानूनी दर्जा देने में 69 साल का लंबा वक्त लग गया। जरा कल्पना करिए, पाकिस्तान में अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं को शादी के सबूत के तौर पर शादी की तस्वीरों से काम चलाना पड़ता है। माइनॉरिटी के हवाले से अब पाकिस्तानी संसद ने हिंदू मैरिज एक्ट को मंजूरी दी है। माइनॉरिटी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था हिंदू कम्युनिटी के मसले मसाइल 18th अमेंडमेंट के बाद, मगर मैंने फेडरल गवर्नमेंट में इस वजह से ज़रूरी ये समझा कि ये बिल फेडरल गवर्नमेंट में पास होने से एक यूनिफॉर्म कानून बनेगा और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करना था। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, केपी के गवर्नमेंट ने और बलूचिस्तान गवर्नमेंट तीनों ने जो है आर्टिकल 144 के तहत रेजोल्यूशन पास करके हमें एम्पावर किया कि आप उसके ऊपर रेजोल्यूशन करो। पाकिस्तानी संसद से पास हिंदू मैरिज बिल के मुताबिक हिंदुओं की शादी पंडित कराएंगे, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट के जरिए करवाना होगा। हिंदू लड़के लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी होगी। पाकिस्तान में हिंदू मैरिज बिल पास होना बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी में कड़वी गोलियां भी छिपी हैं, जिन पर पाकिस्तानी हिंदुओं को कड़ा एतराज है। उदाहरण के तौर पर, अगर शादी के बाद हिंदू लड़का और लड़की धर्म परिवर्तन कर ले तो शादी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और धर्म परिवर्तन करने वाले लड़के या लड़की का उसके पूरे परिवार से नाता खत्म माना जाएगा। हिंदू मैरिज बिल के इस प्रावधान पर पाकिस्तानी हिंदुओं को सख्त ऐतराज है और इसे किडनैपिंग और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का लाइसेंस माना जा रहा है। आज तक के साथ बातचीत में पाकिस्तानी हिंदू नेताओं ने अपने तर्क भी पेश किए। हम समझते हैं कि ये जो बिल है, ये जो शिक है इस बिल की, ये अगवाकारों को लाइसेंस दिया गया है कि आप जाके हिंदू औरतों को अगवा करो। हम समझते हैं कि अगर इस बिल में ये शिक खत्म नहीं की गई तो हमें इस बिल को मंजूर नहीं है। हिंदू मैरिज बिल में उस चीज़ को लीगलाइज किया जा रहा है कि उसके बिल के तहत जो भी दावा करेगा या कोई सर्टिफिकेट पेश करेगा कि हमने फिलहाल औरत को या फिलहाल बच्ची को, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो शादीशुदा हो, हमने उसको मजहब चेंज करा दिया है, तो उसका अपने माँ बाप से, शोहर से, बच्चों से कानूनन ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बिल सेंट में हिंदू लड़कियाँ अगवा करने को कानूनी बना रहा है, उसका लाइसेंस दे रहा है कि आप जब चाहे जो चाहे पेश करें। पाकिस्तान में हिंदू मैरिज बिल को पास होने में 69 साल लग गए, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये बिल हिंदुओं को उनका जायज हक दिला पाने में नाकाम ही साबित होगा, क्योंकि इस बिल में कानूनी सजा के प्रावधान सिर्फ नाम के लिए हैं। कि ये जो सजा मुकर्रर की गई है या जो जुर्माना मुकर्रर किया वो इतना नॉमिनल है कि कोई भी बड़े आराम से इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो इसको एक तो स्ट्रिक्ट करने की बहुत जरूरत है, इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करने की बहुत अच्छी जरूरत है। हिंदू मैरिज बिल पर पाकिस्तानी हिंदुओं की ये चिंता जायज है, लेकिन अभी के हालात तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता न होने से लोगों को हर दिन जिल्लत का सामना करना पड़ता है। के हवाले से हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता देने की दिशा में पाकिस्तान का पहला कदम बड़ी देर से आया है, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे दुरुस्त कदम मानने से परहेज कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ने हिंदुओं को उनका जायज हक देने में एक बार फिर चीटिंग कर दी है? अनिल कुमार, आज तक। पाकिस्तान ने 69 साल लगा दिए हिंदू मैरिज बिल को लाने में, लेकिन देर से आए इस बिल को खुद पाकिस्तानी हिंदू भी दुरुस्त नहीं मानते। ये पाकिस्तान का वो फर्जीवाड़ा है जिसके बारे में जानकर खुद पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी दुखी हो रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में, और अब हम बात करेंगे बाढ़ से मचे हाहाकार की। इस वक्त करीब करीब आधे हिंदुस्तान की तस्वीर डरा रही है।
कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि लोगों के आशियाने डूब रहे हैं और उनकी आंखों में दर्द का सैलाब उफन रहा है। कुदरत का चेहरा कब खौफनाक हो जाए कहना मुश्किल होता है। कोई नहीं जानता कि आसमान से कब और कितनी आफत गिरेगी। कोई नहीं जानता कि आसमानी आफत इंसानों पर कहर बनकर टूटेगी। कोई नहीं जानता कि कब इंसानी बस्तियां देखते ही देखते पानी में डूबने लगेगी और शहर दर शहर समंदर में तब्दील होने लगेंगे। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ढाया कहर। बर्बादी की बाढ़ में डूबा पूरा शहर। राजस्थान से एमपी तक सैलाब। बिहार भी डूबा, यूपी में भी बाढ़। डूब गए आशियाने, डूब गए घर-बार। बाढ़ में बंधक बनकर रह गई जिंदगी। घर में मुश्किल, बाहर भी मुश्किल। भूख लगी तो आसमान पर टिकी नजर। आंखों में उतरा बेबसी का सैलाब। जिस बारिश का इंतजार साल भर होता है, उसी बारिश को आज लोग कोस रहे हैं। शायद तभी कहा जाता है कि वक्त कब किस करवट बैठे कोई नहीं जानता। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, जो कि थमने के नाम नहीं ले रही और जिसकी वजह से मुसीबतों की बाढ़ अब लोगों को परेशान कर रही है। रीवा और सतना के इलाकों में आसमानी आफत ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि राज्य सरकार की भी नींद उड़ गई है। तस्वीरों में देखकर आपकी नजरें थम जाएंगी। 3 मंजिला मकान और पल भर में जमींदोज। अब आप मध्य प्रदेश में सतना के मैहर की इस बिल्डिंग के गिरने की वजह सुनिए। दरअसल 3 दिनों से सतना में मूसलाधार बारिश हो रही। बारिश ने पहले से 3 मंजिला मकान को इस कदर कमजोर कर दिया कि ये देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद जब लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया, तब भी बिल्डिंग का मलबा गिरता रहा और एक शख्स की जान चली गई। सतना में भारी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि टमस नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही। अब तक करीब 8000 लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचाया गया है। लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा चुका है और वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। सेना का हेलीकॉप्टर अभी 10 मिनट पहले पहुंचा है यहाँ पर और जैसे ही पहुंचा है रेस्क्यू शुरू कर दिया है।
अब सतना से सटे रीवा की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि लोगों के घर बार ही नहीं, दिल भी डूबने लगे हैं। और आप देख सकते हैं ये घर के अंदर पूरा जो है पानी जा चुका है। और ये जो पहली ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपको बताएं कि ये निशान आप देख रहे हैं जो पानी का, ये यहाँ तक जो है पानी पहुंच गया था। सब चला गया, कुछ नहीं है, डराम उराम जितना था बाहर सब बह गया। दूर दराज के इलाकों को तो छोड़िए, रीवा में शहर जलमग्न हो गया है। 24 घंटों की मूसलाधार बारिश ने रीवा शहर को किसी टापू में तब्दील कर दिया है। और यही वजह है कि अब कॉलोनियों के अंदर लोग इन ट्यूबों के सहारे जाकर के राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। आसमान से बरसती आफत में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है, तो जिंदगी चलाने के जतन भी आसमान से किए जा रहे हैं। रीवा में किस तरीके से फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं, ये देखिए आप। हेलीकॉप्टर, आर्मी का हेलीकॉप्टर है और तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उनको अब हेलीकॉप्टर के जरिए जो फूड पैकेट्स है वो पहुंचाए जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग फंसे हैं, नीचे पानी बहुत ज्यादा है और इसीलिए तमाम लोग इस तरीके से छत पे मौजूद हैं। यहाँ लाइट नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और इसीलिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों तक फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। राज्य के मंत्री को भी पानी में डूबकर हालात का जायजा लेना पड़ा। इतना पानी गिरा कि फिर ये स्थिति आ गई। कल चल के आज सुबह मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन कल भी मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी तत्काल सुबह, जब उनको बताया कि रीवा में ये स्थिति है। और उसके बाद तमाम तरह की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये फोर्स नाव और हेलीकॉप्टर भी आया था। बाढ़ की वजह से रीवा सतना रीवा शहडोल मार्ग बंद हो गया है। बिजली और जलापूर्ति ठप हो चुकी है। रीवा जिले की बीहर, बिछिया, टमस, बेलन महाना और सतना जिले की मंदाकिनी और सिमरावल नदियां उफान पर है। सागर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा समस्या कच्चे मकान में रहने वालों के लिए है। भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया, जिसमें दबकर एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। अलीराजपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 50 गांवों का संपर्क पूरी तरह कटा है। ये तस्वीरें टीकमगढ़ जिले की हैं, जहां बीते 22 घंटे से लगातार भारी बरसात जारी है। बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। पूरे शहर में पानी भरा है। यहां तक कि पुलिस कंट्रोल रूम में भी पानी भरने से काम ठप है। छतरपुर में भी बीते 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तमाम इलाकों में काफी पानी भरा होने की वजह से लोग परेशान हैं। कटनी में 5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है। सभी नदी नाले उफान पर हैं, तो कई रास्तों में पानी भर जाने से सड़कें बंद हैं। मध्य प्रदेश की बाढ़ और बारिश ने शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और हालात पर चर्चा की। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। स्थिति चिंताजनक है, गंभीर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग है। हम लोग लगे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सतना के पास डीप डिप्रेशन बना है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। शायद यही वजह है कि सतना, रीवा और पन्ना सबसे ज्यादा प्रभावित है। रीवा से रवीश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बारिश थम गई थी और स्थिति सामान्य हो चली थी। पहाड़ों पर और उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने उत्तर प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सहायक नदियों में पानी बढ़ा तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली गंगा, यमुना, घाघरा और केन जैसी नदियां उफनने लगी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ दस्तक दे रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश अब ज्यादा परेशान है। मध्य प्रदेश के बाद तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ एक बार फिर से दस्तक देने लगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश बेहाल नहीं कर रही, लेकिन बाढ़ की आहट साफ सुनाई दे रही है।
गांवों का संपर्क तो कट ही रहा है, नदियों के किनारे बसा शहर का हिस्सा भी डूब रहा है। आइए आपको बेबसी और बेहाली में डूबे एक शहर की तस्वीर दिखाते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है। मोक्षदायिनी गंगा इन दिनों यहाँ अपने रौद्र रूप में है। गंगा का पानी किनारों को छोड़कर कॉलोनियों में घुस रहा है। सर यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद बाढ़ आ रही है और बाढ़ की वजह से हम लोग हर 2 साल पे सामान लेकर के जाते हैं, सब सामान घर में छोड़ देते हैं। आए दिन आज बाढ़ के समय में रात चोरियां होती है मकानों में। हम लोग इधर मकान बना करके बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अरे भैया समस्या तो इतना बड़ा है कि हम लोग 10 दिन से पानी झेल रहे हैं। हम लोग के घर के आगे करीब 1 फुट से ज्यादा पानी हो गया। हाँ 10 फीट। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से घर द्वार छोड़कर जा रहे हैं गांव जा रहे हैं। देख ही रहे हैं बाढ़ की वजह से बहुत समस्या हो गई, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, बहुत सामान के भी नुकसान है, बाल बच्चे की पढ़ाई के भी मतलब हर तरह की समस्या है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। गंगा खतरे का निशान पार कर चुकी है और जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम बुला ली है। वाराणसी में शवदाह वाले हरिश्चंद्र घाट पर मुश्किल ज्यादा है। पानी इतना ऊपर तक चढ़ाया है कि शवों को घाट पर नहीं बल्कि गलियों में ही जलाया जा रहा है। अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब संगम नगरी की सूरत भी देखिए। शहर की दोनों नदियां यानी गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना का जलस्तर प्रतिदिन 5 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। हम इंसानी बस्तियों की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान और भगवान के मंदिर को देखिए। लेटे हनुमान जी भी डूब गए हैं और मंदिर की दीवारें टूट रही हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद शहर के निचले इलाकों में बसी बस्तियों पर आफत की बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपने आशियाने छोड़ दिए हैं और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग फंसे हैं और घर की ऊपरी मंजिल पर गुजर बसर कर रहे हैं। कम से कम नहीं तो 8-9 फुट पानी, 10 फुट पानी भरा हुआ पूरे इलाके में कम से कम 800-900 घर हैं, सब डूबे हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक जरा सा भी नाव की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक ये समझ लीजिए कि लोग दवा, जो एक मिश्रा जी की दुकान थी वो भी डूब चुकी है, दवाखाना। ये पानी कब से है? ये आज 5 दिन से पानी है, दिक्कत बहुत हो रही है। उफनती गंगा का कोप बलिया तक भी शांत नहीं हुआ। बलिया में गंगा नदी खतरे के करीब पहुंच गई है और निचले इलाकों में बसी बस्तियों को परेशान कर रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा और रामगंगा का पानी बस्तियों पर चढ़ आया है। जिले के 50 गांव घुटनों तक पानी में खड़े हैं। सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी की भेंट चढ़ गई है। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, सब टापू बने हैं। चंदौली में भी बढ़ाई गंगा ने कई गांवों को घेर लिया है। गंगा खतरे के निशान को लांघ गई है। आम लोग और किसान परेशान हैं। मिर्जापुर में गंगा के साथ उसकी सहायक नदी कर्णावती भी उफान पर है, जिसकी वजह से गंगा का जल हर घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। बाराबंकी के तराई इलाकों में घाघरा नदी फिर उफनकर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों गांवों में अभी भी पानी भरा है। बांदा में केन नदी ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। करीब 75 से 80 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के निचले इलाकों की बस्तियों में भी सैलाब ने सितम ढाया है और लोग मुश्किल में हैं। बाकी हमारे सबकी कोई उपाय नहीं, या तो बूढ़ जाए नदी में, हाँ बाकी हम कहूँ रहा ठौर हमारे सबके न सब छप्पर गिर चुकी है। प्रशासन राहत की हर मुमकिन कोशिश में लगा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। खाने पीने के सामान बंटवाए जा रहे हैं, लेकिन केन का बढ़ता पानी सबको डरा रहा है। बुंदेलखंड में सालों के सूखे से राहत तो मिली, लेकिन अब सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। करीब 35 साल बाद महोबा पानी पानी हो गया। शहर के करीब आधा दर्जन ऐतिहासिक तालाब लबालब भर चुके हैं। लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पुलिया भरी हुई थी, पुलिया साफ कराई गई। जो छोटा स्केप था मदन सागर के बाहर, उसमें से पूरा पानी नहीं निकल पा रहा था, उसको थोड़ा सा तुड़वाया गया है। अब उसको तुड़वाने के पश्चात जो है लगभग 1.5 फीट जो पानी है वो कम हुआ है।
सोनभद्र में रिहंद और बाणसागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव पानी में घिर गए हैं तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जहां गाड़ियां चलती थीं वहां नाव नजर आती है। इलाहाबाद से विमल और वाराणसी से नीतीश के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का हाल हमने आपको बताया और अब बिहार का हाल देखिए, जहां नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। बिहार में एक बार फिर बाढ़ के हालात हैं। नदी किनारे बसे गांव और निचले इलाके तो छोड़िए, अब पानी शहर में घुसने लगा है और रिहायशी इलाकों को डुबा रहा है। जरा पटना का हाल देखिए, गंगा का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं और बाढ़ का खौफ लोगों के मन में इस कदर बैठ गया है कि जरूरी सामान लेकर वो सुरक्षित स्थानों को कूच करने लगे हैं। गंगा का पानी अब पटना शहर में भी घुस चुका है। देख सकते हैं ये गंगा के साथ लगा हुआ जो इलाका है मैनपुरा, वहाँ पर ये एक अपार्टमेंट है, गंगा अपार्टमेंट। यहाँ पर आज कल रात से ही अचानक पानी घुसना शुरू हो गया और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा अपार्टमेंट जो है वो जलमग्न हो चुका है। अब पटना के शहरी इलाकों से थोड़ा ग्रामीण इलाकों की ओर चलते हैं। ये गंगा के किनारे बसा मनेर है। यहाँ गंगा का जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि सैकड़ों गांव जलमग्न है। राहत और बचाव के कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। इस वक्त हम रामघाट पे इलाके में है, मनेर के जो कि पटना से लगा हुआ इलाका है और यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से पूरे गांव में कि गांव के गांव जो है वो पानी में जो है वो डूब चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं ताकि जो राहत और बचाव कार्य है वो चलाया जा सके। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से जो स्थिति इस वक्त है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पुणे के जुन्नार इलाके में। यहाँ पर एक तेंदुए को पकड़ने की जब कवायद शुरू हुई तो वो पानी में कूद गया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। आपने ऐसी तस्वीरें पहले शायद कभी नहीं देखी होंगी। तेंदुआ पानी में तैर रहा है। दरअसल ये बेजुबान जानवर पानी में फंस गया है। किनारे पर तेंदुए को पकड़ने की जोरदार तैयारी चल रही है। तेंदुए ने पानी में काफी देर तक अपने आप को बचाए रखा, लेकिन आखिरकार धरा गया। अब आप पूरी कहानी सुनिए। दरअसल ये पुणे का जुन्नार इलाका है, जहां घने जंगल हैं। उन जंगलों में तेंदुए अक्सर देखे जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये तेंदुआ वक्त बेवक्त इलाके के गांवों में घुस जाता। मतलब ये कि पूरे इलाके में इसने दहशत फैला रखी थी। गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी और फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने मोर्चाबंदी कर डाली। गांव वाले भी जमा हो गए। वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन तैयार किया और तेंदुए के दिखाई देते ही निशाना लगा दिया। बेहोशी की दवा का असर तेंदुए पर दिखाई देने लगा। वो पानी में गोता खाता और फिर खुद को संभालता। इस बीच तेंदुए की हालत देख एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी और तेंदुए तक तैर कर पहुंचा और तेंदुए की पूंछ पकड़कर किनारे तक ले आया। किनारे तक पहुंचते पहुंचते तेंदुआ बेहोश हो चुका था। उसे न भागने का होश था और न ही उसमें हमले की ताकत बची थी। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से कुछ ही पलों में हमारा खास कार्यक्रम श्वेता के साथ वंदे मातरम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए आज तक।